Hello everyone. Today we are going to start a topic average. Okay, this is an important topic for the competitive exams for your further placement. So let's start. First of all, क्या जानने की हमें जरूरत है कि average होता क्या है? Okay, what does this average means? हम इतना जानते हैं equitable. Okay, ये वर्ड हम एवरेज जहां भी आए वर्ड कभी भी तो हमें ये वर्ड इक्विटेबल याद होना चाहिए। अब ये कहाँ यूज होगा, इसका क्या मतलब है, ये हम आगे समझते हैं। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या कहता है? एवरेज इज नथिंग बट द इफेक्टिव वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एंटायर ग्रुप बाय अ सिंगल वैल्यू। ये कहना क्या चाहता है? बेसिकली लेट्स से दैट देयर इज अ बकेट। ओके, ये एम्प्टी बकेट है, ठीक है। अब इसमें कोई 5 बच्चे हैं, लेट्स से ए बी सी डी ई, ठीक है। ये 5 बच्चे हैं। अब ए जो है उस बकेट में लेट्स से 100 लीटर ऑफ वाटर डालता है, ठीक है। बी डाल रहा है 20 लीटर, सी डाल रहा है लेट्स से 80 लीटर, डी डाल रहा है 40 लीटर, ठीक है। चलो ई को हम काट देते हैं, कोई नहीं। ये 4 बच्चे हैं, ठीक है, ए बी सी डी, और ये इस बकेट में वाटर पोर कर रहे हैं, ठीक है। 100 लीटर, कोई 20 लीटर, कोई 80, कोई 40 लीटर। तो बेसिकली इसमें ये है कि इन चारों बच्चों का एवरेज क्या होगा, मतलब कि ऑन एन एवरेज एक बच्चा कितना पानी डाल रहा होगा इस बकेट में। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? ये फाइंड हम ऐसे करेंगे, 100 लीटर प्लस 20 लीटर प्लस 80 लीटर प्लस 40 लीटर। बेसिकली टोटल जितना भी पानी इस बकेट में आया, इन दो सबको ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाई कितने नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं, 4। बेसिकली ये हर एक बच्चे का ये एवरेज होगा, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 120। ये 120 मतलब 240 बाई 4, ये 60। मतलब कि हर एक बच्चा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ए बी सी एंड डी, वो कितने लीटर ऑफ पानी डाल रहा है? 60 लीटर ऑफ वाटर जो है इस बकेट में डाल रहा है हर एक बच्चा। मतलब कि ए बी 60 लीटर डाल रहा है, बी भी 60 लीटर डाल रहा है, सी भी 60 लीटर, और डी भी 60 लीटर ऑन एन एवरेज इस बकेट में डाल रहा है। बेसिकली एवरेज का मतलब यही है। क्लियर? तो यहीं से एक फॉर्मूला डिराइव होता है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आइटम्स इन द ग्रुप, ओके, बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द ग्रुप। समझ में आया कैसे आया? जैसे सम ऑफ ऑल आइटम्स, जितने भी बच्चे पानी डाल रहे हैं, ठीक है, उनका सम कर दिया लीटर्स, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द ग्रुप। ये जो आया ये इसका एवरेज हुआ, ठीक है। आया समझ में? हम आगे चलते हैं, ठीक है, तो और क्लियर होगा कहना क्या चाहता है। अब देखते हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ मीन। टाइप्स ऑफ मीन मतलब टाइप्स ऑफ एवरेज। हाँ, एक वर्ड और है, एवरेज इज नथिंग बट अ मीन, ठीक है। ये जो एवरेज होता है, एवरेज इज इक्वल टू मीन। हम किसी का एवरेज निकाल रहे हैं मतलब हम उसका मीन निकाल रहे हैं, हम एक उसको सेकंड टर्म में ये चीज कह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। बेसिकली पहले हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या है? एक मिनट, इसको हम नीचे से देखते हैं, अर्थमेटिक मीन से, ठीक है। पहले हम अर्थमेटिक मीन समझेंगे, फिर ज्योमेट्रिक, फिर हार्मोनिक मीन समझेंगे, ओके। अब अर्थमेटिक मीन क्या कह रहा है? बहुत इजी, हम लोग बचपन में पढ़े होंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, मीन क्या है। लेट्स से अगर ए बी सी ए बी में, इसका मतलब पता है क्या होता है? मतलब कि कॉमन जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। मतलब कि ये है दैट बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए। ये मतलब हर का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर हम लेट्स से हम कोई भी ए बी सी डी ई कोई भी हम 4-5 नंबर भी रहे, तो मतलब कि बी माइनस ए शुड बी इज इक्वल टू सी माइनस डी, should be is equal to d minus c, should be is equal to e minus d, ओके। बेसिकली एपी का मतलब ही होता है कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम, ठीक है। कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम, ये एपी का एक बेसिक क्राइटेरिया। अगर हमें देखना है कोई भी सीरीज अगर एपी में है कि नहीं, उसका कॉमन डिफरेंस होगा वो एपी में, ठीक है। बस यही से एक फॉर्मूला डराइव हो जाता है, दैट इज this b minus a should be is equal to c minus b, so this should be b, okay, that is 2b is equal to a plus c and b is equal to a plus c by 2. Are we clear with it?
इसी को कहते हैं अर्थमेटिक मीन, दिस इज अर्थमेटिक मीन। एक पॉइंट क्लियर। अब आते हैं हार्मोनिक मीन पे। ठीक है, अब हार्मोनिक मीन क्या कहता है? तो हार्मोनिक मीन क्या होता है? लेट्स से ए बी सी, ठीक है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होता है वो नथिंग बट वो एपी का रेसिप्रोकल होता है। मतलब कि अगर ए बी सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो 1/a 1/b और 1/c वो होगा एपी में। क्लियर। तो बेसिकली अब हमको इसको एपी की तरह सॉल्व करना है। तो एपी में हमको क्या पता था कि डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, ठीक है, सेम होना चाहिए। तो फिर से 1/b माइनस 1/c इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/a। ये नथिंग बट ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c। इसको सॉल्व करने में ये समझ में आ गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहाँ से आया। क्लियर। अब आते हैं ज्योमेट्रिक मीन की तरफ। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इफ ए बी सी आर द ज्योमेट्रिक मीन then geometric mean b is equal to root ac where a and c are the extreme values। बेसिकली पहले ये सीखना है ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो बेसिकली अगर ए बी सी आर एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि रेशियो कॉमन होना चाहिए, कॉमन रेशियो शुड बी से। इसका मतलब कि b बाई ए शुड बी इज इक्वल टू सी बाई बी। अगर हम ए बी सी डी ई रखते, जितने भी टर्म्स रखना है, और ये जीपी में रहते हैं, इसका मतलब ये बी बाई ए शुड बी इज इक्वल टू सी बाई बी, शुड बी इज इक्वल टू डी बाई सी, शुड बी इज इक्वल टू ई बाई सी एंड सो ऑन। आ रहा है समझ में? इसी को कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, रेशियो शुड बी कॉमन। ठीक है, तो यहां से क्या आया, यहां से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी एंड b इज इक्वल टू रूट ac। ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर, आ गया समझ में ज्योमेट्रिक मीन क्या है? तो याद याद भी रख सकते हैं, बहुत ईजी है कि अगर अगर ए बी सी कोई भी 3 नंबर अर्थमेटिक मीन में है तो b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई टू, याद हो जाएगा। ठीक है, अगर ए बी सी हार्मोनिक मीन में है तो b इज इक्वल टू 2ac बाई बी प्लस 2ac बाई a प्लस सी। अगर कोई भी 3 नंबर ज्योमेट्रिक मीन में है तो b इज इक्वल टू रूट ac। ठीक है, इसको याद करो तो अच्छा है, आगे किसी क्वेश्चन में पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ऑन मूविंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड। ये क्या कह रहा है कि ठीक है, इसमें ये कह रहा है दैट पहला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, दैट इफ द वैल्यू ऑफ ईच आइटम इज इंक्रीज्ड बाय द सेम वैल्यू p, okay, then the average of the group or items will also increased by p। ये क्या कह रहा है, लेट्स से कोई भी हम कोई मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, इन मैथ्स। ठीक है, हम मैथ्स में मार्क्स ले लेते हैं, मैथ्स में इन, लेट्स से ये समेटिव असेसमेंट होता है ना तुम लोग के, तो लेट्स से फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 में है इनके मार्क्स। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक के मार्क्स आए होंगे कुछ 50, एक के आए होंगे 60, दूसरे के आए होंगे 65, दूसरे के आए होंगे 70 एंड 80। ठीक है, बेसिकली इसका एवरेज क्या होगा। ठीक है, अगर हम इसका एवरेज कैलकुलेट करने जाएं, ठीक है, कि इसका एवरेज क्या होगा, तो वैसे क्या करेंगे, सारे के मार्क्स सम कर देंगे, करेक्ट, और डिवाइडेड बाई, सॉरी, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट, 5। ये आ जाएगा इसका एवरेज। तो बेसिकली क्या हो जाएगा इसका, ये 5 और 6 6 12, 12 8 20, 20 5 25, और 25 और 7 32। ठीक है, तो 5 6 30 एंड 5 5 25। बेसिकली इसका एवरेज जो आया 65 निकल गया है। ठीक है, मतलब कि ऑन एन एवरेज हर एक बच्चे का 65 मार्क्स आया है फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 में। ठीक है, मैथ्स के सब्जेक्ट में। बट
अब हम देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 में ईच स्टूडेंट, मतलब कि ऐसा हो रहा है कि हर एक स्टूडेंट जो है, ईच स्टूडेंट मार्क्स विल इंक्रीज बाय 3। ठीक है, हर एक स्टूडेंट का, ये जो पांचों स्टूडेंट्स हैं, इन सबके मार्क्स जो है 3-3 मार्क्स बढ़ गए। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि एफ फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 में इसके 50+3 आए, इसके 60+3 आए, इसके 65+3 आए, ठीक है, इसके 70+3 आए, इसके 80+3 आए। ठीक है, तो अब इसका जो नया एवरेज क्या होगा? ठीक है, तो यही ये लाइन कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ ईच आइटम इज इंक्रीज्ड बाय द सेम वैल्यू पी, मतलब कि हर एक आइटम, ये हर एक आइटम है 50, 60, 65, 70, 80, हर एक आइटम है। अब हर एक आइटम जो है सेम वैल्यू पी से बढ़ गया, मतलब कि सेम वैल्यू किससे बढ़ गया? 3 से बढ़ गया। यहाँ पी की वैल्यू है 3, सेम वैल्यू जो है 3 से बढ़ गया, तो एवरेज ऑफ द ग्रुप और आइटम्स विल ऑल्सो इंक्रीज्ड बाई पी। मतलब पहले एवरेज 65 था, तो अब जो नया एवरेज आएगा उसी ग्रुप का, वो भी पी से बढ़ जाएगा, मतलब कि 3 से बढ़ जाएगा, मतलब कि 68 आ जाएगा। समझ में आया क्या है हेवन क्या कह रहा है? अगर तुम इसको कैलकुलेट भी करोगे ना तो 68 ही आएगा। तो ये है क्विक रिकैप, नॉट रिकैप, क्विक मतलब कि मेथड है इसको याद करने का। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है। इफ द वैल्यू ऑफ ईच आइटम इज डिक्रीज्ड बाय द सेम वैल्यू पी, देन द एवरेज ऑफ द ग्रुप और आइटम्स विल ऑल्सो डिक्रीज्ड बाय पी। कुछ नहीं है कि अगर ये ऐड हुआ, अब मान लो फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 में हर एक स्टूडेंट का मार्क्स जो है इंक्रीज की जगह वो डिक्रीज कर जाता 3 मार्क्स से, तो क्या होता? उसका एवरेज भी 3 मार्क्स से डिक्रीज कर जाता। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या करता है, क्या कह रहा है? इफ द वैल्यू ऑफ ईच आइटम इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम वैल्यू, सेम, अगर ये मल्टीप्लाई होता सेम वैल्यू से, देन एवरेज ऑफ द ग्रुप और आइटम्स विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड बाई पी। मतलब सेम चीज है, ये 65 जो है ये 3 से मल्टीप्लाई, मतलब जितने हर एक आइटम जितने से जितना का मल्टीपल वो इंक्रीज कर रहा है, उतना ही एवरेज भी मल्टीप्लाई हो जाता। एंड द सेम थिंग इज फॉर डिवाइड। if the value of each item is divided by the same value p, where p should not be equal to 0, yes, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, then the average of the group or items will also be divided by p। क्लियर? आ गया समझ में? अभी फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है द एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइटम्स will always lie between the smallest value in the group and largest value in the group. That means the average will be the greater than the smallest value and less than the largest value in the group. बहुत लॉजिकल है, बहुत ज्यादा लॉजिकल है। अब जैसे हम इसी का एग्जांपल ले लें, ये जो हम ये जो मार्क्स लिए हम 5 स्टूडेंट का, लेट्स सी ये ए बी सी डी ए, ये 5 स्टूडेंट का मार्क्स है। ठीक है, अब जो इसका एवरेज क्या आया? 65 आया। अब एक चीज नोटिस करना, इस 5 स्टूडेंट में सबसे लोवेस्ट मार्क्स किसका है? 50 नंबर। सबसे हाईएस्ट किसका है? 80 नंबर। एक चीज नोटिस करोगे, जो भी एवरेज आएगा ना, जो भी एवरेज आएगा, वो भी जितने नंबर ऑफ आइटम्स का सबसे लोवेस्ट वैल्यू सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू के बीच में हमेशा रहेगा। कभी एक्सीड करेगा ही नहीं, तो बहुत लॉजिक सी बात है। कभी ऐसा होगा कि कोई भी मतलब 2, 4, 6, 8 आए और उसका एवरेज 10 आ जाए? ये चीज कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हमेशा एवरेज जो भी आएगा इन नंबर्स के बीच का ही एवरेज आएगा। ठीक है, क्लियर? ये पांचवा पॉइंट वही कह रहा है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेसिकली ये क्या कह रहा है? द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 32। मीन इज नथिंग बट एवरेज, मैंने बताया था। ठीक है, मीन जो है 15 ऑब्जर्वेशन का, बेसिकली x1 प्लस x2 प्लस ये x15। अब मैं x15 तक तो लिखूंगी नहीं ना, तो लॉजिक सम आ गया बाई कितने नंबर ऑफ है ऑब्जर्वेशन? 15। अब इसका मीन कह रहा है आया 32। ठीक है, ये कह रहा है फाइंड द रिजल्टिंग मीन इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाई 3। ये सारे जो है ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, x1 x2 ये ऑब्जर्वेशन। अब क्या कह रहा है? हर एक ऑब्जर्वेशन अगर 3 से इंक्रीज हो रहा है, ये भी 3 से इंक्रीज हो रहा है, ये भी 3 से इंक्रीज हो रहा है ना? और ऐसे ही करते करते x15 जो है वो भी 3 से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या नया ऑब्जर्वेशन, सॉरी नया मीन आएगा? वेरी सिंपल, क्या कहा था? हर एक ऑब्जर्वेशन, पहला पॉइंट याद करो इसका, हर एक ऑब्जर्वेशन जो है
ईच आइटम जो है सेम वैल्यू पी से बढ़ रहा है, तो पूरा एवरेज किससे बढ़ेगा, वो भी पी से बढ़ेगा। मतलब कि पहले क्या था इसका एवरेज 32, और कितने से बढ़ रहा है हर एक आइटम, 3 से, तो बेसिकली 35 इज द आंसर। कितना इजी। अब तुम इसको जब सॉल्व करने बैठोगे ना, इट विल टेक सम टाइम, बट ये सॉल्व करना ज्यादा इजी है। क्लियर? ठीक है। हाँ, अब ये क्या कह रहा है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब इफ एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 25, ठीक है, 5 नंबर ऑफ एवरेज, जो मतलब कि 5 नंबर है, हम 5 नंबर ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लिख लिख के सॉल्व करेंगे तो इजी हम समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है। 5 नंबर का एवरेज, अब 5 नंबर का एवरेज का मतलब क्या होगा कि उस पांचों नंबर का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, उसका एवरेज 25 दिया है। यही कहने का मतलब है। ठीक है, आ रहा है समझ में? और ये क्या हो गया, सॉरी, हाँ, इसको क्या कहेंगे, ये है सम। ठीक है, अब जो सम है वो क्या आ रहा है, 25 इंटू 5, दैट इज 125। ठीक है, अब एंड द थर्ड नंबर इज मिस राइट एज 30 इंस्टीड ऑफ 20। मतलब जो थर्ड नंबर है ना, ये जो थर्ड नंबर है, ये क्या है, इज मिस राइट एज 30 इंस्टीड, मतलब 20 की जगह ये आ गया 30, तो एवरेज 25 आ रहा है। आ रहा है समझ में? जब ये 30 है तो इसका एवरेज 25 आ रहा है। मतलब कि अगर हम x1 प्लस x2 प्लस x4 प्लस x5 करें तो ये कितना आएगा, ये आएगा 125 माइनस 30, कुछ ऐसा ही आएगा, 95। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में तो x3 की जगह क्या है, 20, तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, ये 20 यहाँ आएगा, प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, ये हमको मीन फाइंड करता है, न्यू मीन। ठीक है, तो बेसिकली x1 प्लस x2 प्लस x4 प्लस x5, ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स न्यू माइनस 20, ये हो गया। अब हर कंडीशन में, क्योंकि हमारे तो x3 का वैल्यू गड़बड़ है ना, लेकिन ये वैल्यू तो दोनों में सेम आएगी, समझ रहे हो? x3 का वैल्यू गड़बड़ है, ये वैल्यू तो हमेशा एवरेज में सेम ही आएगी, तो बेसिकली हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो हमारा न्यू मीन निकल जाएगा, एक्स न्यू माइनस 20 इज इक्वल टू 95। ठीक है, तो 5 इंटू एक्स न्यू इज इक्वल टू 95 प्लस 20, तो ये जो एक्स न्यू आएगा 115 बाई 5, दैट इज 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15, ये आ गया आंसर। तो व्हाट इज द करेक्ट एवरेज, मतलब कि करेक्ट एवरेज ये 23 था, लेकिन क्योंकि 20 की जगह इसने 30 लिख दिया तो उसका एवरेज आ गया 25। ठीक है, चलो ओके, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स इज 14.8 ईयर्स। ओके, a new student joins the class and the average becomes 14.9 years, the age of the newcomer is। ठीक है, बस लॉजिक के हिसाब से चलते जाओ, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे स्टेप्स करते जाओ, इजिली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपके सामने करूंगी, देखो क्या है, द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, मतलब कि 35 स्टूडेंट्स, फिर हम 35 स्टूडेंट्स ऐसे ही लेंगे। अब मैं 35 लिखने नहीं जा रही हूँ पूरा, तो ये x 35, तो बेसिकली क्या कह रहा है कि ये जो है 35 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है ये आ रहा है 14.8 ईयर्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइंस द क्लास एंड द एवरेज बिकम 14.9 ईयर्स, मतलब कि एक न्यू स्टूडेंट क्लास में ज्वाइन हुआ, लेट्स से कोई x36, मतलब कि स्टूडेंट का नाम है x36, वो ज्वाइन हुआ। ठीक है, x35 है, ये प्लस x36, x36 नहीं, ये x न्यू कर देता है, इजी टू अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 35 तो पहले ही थे, एक बच्चा और ज्वाइन किया तो कितने हो गए, 36, और
अब उसका एवरेज कितना हो गया 14.9 ईयर्स। तो हमको निकालना क्या है, न्यू कमर का एज निकालना है, बेसिकली एज ऑफ एक्स न्यू क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, चलो हम इसको इक्वेशन सॉरी, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। ठीक है, अब कैसे हम फाइंड करेंगे, अगर हमको इस इक्वेशन 2 में देखें, अगर हमको इस इक्वेशन की वैल्यू अगर पता चल गई, ठीक है, बेसिकली एक्स 35 तक का हमको सम पता चल गया, तो एक्स हम वेरी इजिली निकाल लेंगे। कैसे, देखो, अगर हमको x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश प्लस x35 प्लस x न्यू इज इक्वल टू 14.9 इंटू 36, ये 36 इधर आ गया। ठीक है, तो बेसिकली ये x1 से x35 है क्या, हुँ? ये क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 14.8 इंटू 35, यहाँ से 35 इंटू 14.8 प्लस एक्स न्यू इज इक्वल टू 14.9 इंटू 36। क्लियर, ये कैसे वो समझ में आ रहा है। अब एक्स न्यू क्या होगा, ये हो जाएगा 14.9 इंटू 36 सब्ट्रैक्ट 14.8 इंटू 35, ये आ गया आंसर। तो आंसर क्या आएगा इसका, कैलकुलेट करने पे 18.4 आंसर आ रहा है। बेसिकली एज ऑफ द न्यू कमर इज 18.4 ईयर्स। आया समझ में कैसे निकला, वेरी इजी। अब हम देखते हैं इसका कुछ ट्रिक, बेसिकली हम इतना सॉल्व किए, ठीक है, अब इसी को सॉल्व करके कुछ शॉर्टकट ट्रिक बने हुए हैं, ठीक है, हम उसको देखेंगे। बेसिकली इसमें क्या कह रहा है कि न्यू कमर्स एज कैसे ना फाइंड करेंगे, यदि आया ओल्ड एवरेज एज प्लस प्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू इंक्रीज इन एवरेज, ये एक फॉर्मूला है, इसको हम याद करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ है, ये ड्राइव उसी प्रोसेस से हुआ जो प्रोसेस हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, वो एक लॉन्ग प्रोसेस है समझने के लिए कि हो क्या रहा है बेसिकली। ठीक है, और ये है एक डायरेक्ट फॉर्मूला कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काम देंगे, जब क्वेश्चन विद इन अ सेकंड, विद इन 30 सेकंड सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो हम इसी क्वेश्चन को एक बार इसी फॉर्मूला से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इन न्यू कमर्स एज, ठीक है, हम न्यू कमर्स एज, हाँ न्यू कमर्स एज हम क्या लिए थे, एक्स न्यू लिए थे, करेक्ट। अब इसमें क्या कह रहा है, कैसे निकलेगा, ओल्ड एवरेज एज, ओल्ड एवरेज एज क्या है 14.8, ठीक है, तो हम यहाँ पे 14.8 प्लस क्या है प्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब प्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए, ठीक है, पहले तो 35 थे, तो प्रेजेंट कितने हुए, मतलब अब कितने हुए, एक बच्चे बढ़ने के बाद अब हो गए 36। ठीक है, तो ये आ गया 36 इनटू इंक्रीज्ड इन एवरेज, एवरेज में कितना इंक्रीज हुआ, बेसिकली पहले कितना था एवरेज 14.8 ईयर्स, अब कितना हो गया एवरेज, अब एक बच्चा ज्वाइन किया 14.9 ईयर्स, तो इंक्रीज कितना हुआ 14.9 इंक्रीज्ड इन एवरेज, बेसिकली क्या हुआ, ये हो गया 14.9 माइनस 14.8, 0.1, ये एवरेज था इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये कर देंगे 0.1। अब इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा देख लेते सॉल्व करके, बेसिकली क्या आ रहा है तब पता चलेगा ना। 36 इंटू 0.1 इज नथिंग बट 3.6, और अब 14.8 प्लस 3.6 क्या आएगा, नथिंग बट इट इज 18.4, सेम आ रहा है जैसे पहले आ रहा था। ये है शॉर्टकट ट्रिक, इस फॉर्मूले को एज इट इज याद करना है, बेसिकली कुछ नहीं, न्यू कमर्स एज इज इक्वल टू ओल्ड एवरेज एज प्लस प्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू इंक्रीज इन एवरेज। ठीक है, हम चलते हैं दूसरे, ये केस टू क्या कह रहा है, that if a new boy comes to a class and because of this average age of student decreases, then what will be the age of the new, let's say हमारा average age क्या हुआ था पहले, old average newcomers age का फॉर्मूला है, ठीक है, let's say x new, फॉर्मूले के हिसाब से old average age, अब old average age क्या था 14.8, ठीक है, माइनस वहां क्या था एडिशन, यहाँ है माइनस प्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब प्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, पहले कितने 35, पहले 35 थे, अब कितने हो जाएंगे, एक स्टूडेंट जाएंगे 36 इनटू डिक्रीज कितना हुआ, कितना एवरेज डिक्रीज हुआ 14.8 माइनस 14.7, सेम 0.1। ठीक है, तो 14.8 माइनस 3.6,
ये कितना आएगा? ये आएगा 11.2। तो मतलब कि अब जो न्यू बच्चे का ईयर मतलब कि जो एज है वो 11.2 ईयर्स, जो नया बच्चा आया। समझ में आया क्या है? इजी। अब चलते हैं क्वेश्चन 4। पहले हम ये क्वेश्चन 4 लॉजिक से सॉल्व करेंगे, फिर हम इसका शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? दैट द एवरेज वेट ऑफ 4 men इज इंक्रीज्ड बाई 3 kg। कुछ नहीं करना है इसमें भी। 4 men का मतलब सेम x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, 4 men, ठीक है? एवरेज बोल रहा है तो मतलब कि चारों मेन का जो वेट है सम का डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मेंस इज इक्वल टू 3 kg, ठीक है? when one of them whose weight is 120 kg is replaced by another man, let's say किसी भी एक का हम वेट 120 मान, लेट्स हम x3 का ही वेट 120 kg मान लेते हैं, ठीक है? अब वो रिप्लेस कर गया किसी अनदर मैन से, मान लो x3 रिप्लेस कर गया x न्यू से, ठीक है? तो अब जो होगा x1 प्लस x2, x3 की जगह है x न्यू प्लस x4 डिवाइडेड बाई 4। तो व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू मैन विच, ठीक है, एक मिनट, द एवरेज वेट ऑफ अ 4 men इज इंक्रीज्ड बाय 3 kg, मतलब कि when one of them whose weight is 120 kg is replaced by another man, बेसिकली ये जो पहले है ये x kg है, ठीक है? क्योंकि कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 4 men इज इंक्रीज्ड बाय 3 kg, जबकि हम 120 kg, जब x3 120 kg था, जब हम उसको रिप्लेस किए न्यू से, तो उसका अब जो मीन बढ़ गया वो बढ़ गया x+3। ये कह रहा है मतलब पहले हम मान लेते हैं कि पहले जो मीन था वो x kg था जब x3 था, लेकिन जब x3 को रिप्लेस किए किसी न्यू कमर से तो उसका जो मीन है वो बढ़ गया x+3, ठीक है? अब पूछा व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू मैन, बेसिकली x न्यू का वेट क्या होगा? इसको भी लॉजिक से सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ नहीं है। अगर हम लेट्स से x1 प्लस x2 प्लस x4 प्लस x न्यू इज इक्वल टू 4 × x+3, ठीक है? अब यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस यहाँ से जो आएगा x1 प्लस x2 प्लस x4 कितना आएगा? वो आ जाएगा 4x माइनस x3, और x3 की वैल्यू यहाँ गिवन है 120, ठीक है? अब ये वैल्यू जो है हम यहाँ पुट कर देंगे, x1 प्लस x2, ये आ जाएगा 4x माइनस 120 प्लस x न्यू इज इक्वल टू 4x प्लस 12, ठीक है? ये 4x कैंसिल, बेसिकली x न्यू इज इक्वल टू 120 प्लस 12, तो x न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 132 kg, ठीक है? मतलब कि जो न्यू कमर्स एज है वो है 132 kg, ये है आंसर। ये तो हुआ प्रोसेस सॉल्व करना, ठीक है? अब देखते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक, यहीं पे देख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक, ठीक है? साइड में छोटा सा फॉर्मूले पे तो बेस्ड है सारा, ठीक है? ये क्या कह रहा है? न्यू कमर्स एज, मतलब कि अब तो इसमें एज नहीं है, बेसिकली इस क्वेश्चन में वेट है तो हम वेट ही लेंगे, तो एक्स न्यू का जो वेट है, वेट ऑफ द एज है यहाँ पे, बट इस क्वेश्चन में एज नहीं है, वेट है, ठीक है? तो वेट ऑफ अ रिमूव्ड बॉय, कौन सा बॉय रिमूव्ड हुआ? x3 का वेट कितना था? 120, यहाँ पे 120 पुट कर देंगे, ठीक है? प्लस प्रेजेंट नंबर ऑफ बॉयज, अब बॉयज कितने हैं? बॉयज कितने हैं? अब 4 ही है, क्योंकि 4 ही थे, रिप्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे कोई एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, रिप्लेसमेंट हुआ है, तो रिप्लेसमेंट मतलब एक को हटा के दूसरा लाया, मतलब कि 4 ही है, ठीक है? तो बेसिकली 4 इनटू इंक्रीज इन एवरेज, कितना एवरेज इंक्रीज हुआ? पहले एवरेज कितना था? x, अब कितना? x+3, बेसिकली 3 इंक्रीज हुआ, x माइनस प्लस 3 सॉरी, 120 प्लस 2 आ गया 132 kg। वेरी इजी, फॉर्मूले से लॉजिक भी समझो, फॉर्मूला भी समझो, ठीक है? फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक आ कहाँ से ना ये समझना भी जरूरी है, ठीक है? अब देखते हैं अब क्या है। इफ अ बॉय इज रिप्लेस्ड विथ अ न्यू बॉय एंड दिस अफेक्ट्स देयर एवरेजेस, देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ द न्यू बॉय? बेसिकली इसमें क्या था, केस 1 में क्या था कि जो मीन है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? इसमें जो ये जो माइनस आया है वो इसलिए आया कि अब जो मीन है इसमें डिक्रीज करेगा, ठीक है? जैसे ही हम एक बच्चे को रिप्लेस किए, ठीक है, जैसे ही एक बच्चे को हम रिप्लेस किए वैसे ही मीन डिक्रीज करेगा, तो मीन डिक्रीज करेगा तो बस यहाँ पे जो जहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस आ जाएगा,
ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन लेके इस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है, हो जाएगा। ओके, चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है? ठीक है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 67? ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है? विच इज स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ठीक है, सबको पता है। तो अब कह रहा है नेचुरल नंबर का एवरेज चाहिए जो कि 1 से 67। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ये कहाँ तक 67 तक प्लस करके डिवाइडेड बाई 67, यही कहना चाह रहा है। ठीक है, हो जाएगा, इसको सॉल्व करके आना, आ जाएगा आंसर। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, इस फॉर्मूले में भी बैठा सकते हो, ये भी आंसर दे देगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ठीक है, इसको याद करना है। बेसिकली क्या है? एवरेज ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखें कि मतलब कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का अगर एवरेज निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला n+1/2। एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एन नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर का मतलब कि जैसे कि ये कहना चाह रहा है कि मान लो कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डैश 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 प्लस n स्क्वायर। तो इसका एवरेज क्या होगा? बेसिकली उसका फॉर्मूला है n+1 2n+1/6। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब है एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एन नेचुरल नंबर। वही चीज है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस n क्यूब। इसका एवरेज क्या होगा? ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है n × n+1/2। एवरेज ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर n+1। एवरेज ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर n। सम ऑफ फर्स्ट n इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज, ये सम है, ठीक है, ये भी याद करना, n × n+1। और सम ऑफ फर्स्ट n ऑड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज n²। ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना, ये आगे क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, आगे किसी क्वेश्चन में तुमको भी काम आएगा। ओके, अब चलते कुछ क्वेश्चन के। ठीक है, ये कह रहा है द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लें या फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7। ठीक है, 10 नंबर का एवरेज है 7 है। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12, देखो ये पढ़ना, ठीक है, ईच नंबर, हर एक नंबर अगर 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है देन एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर क्या है? मैंने बताया था कि अगर हर एक नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट ऐड हो रहा है, हर एक ऑब्जर्वेशन, तो उसका एवरेज भी उसी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। तो क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 12, तो उसका एवरेज कितना है? 7। तो ये भी हो जाएगा। न्यू एवरेज क्या आएगा? ये तो ऐसे ही देखते ही पता चल रहा है, 12 × 7 दैट इज 84। 84 है आंसर? हाँ, ऑप्शन है 84। क्लियर? अब है ये, अब क्या कर रहा है? द एवरेज प्राइस ऑफ द 3 आइटम्स ऑफ फर्नीचर इज ₹15,000। ठीक है, मतलब कि 3 फर्नीचर है, लेट्स से उसका जो एवरेज प्राइस है 15,000 है। तो 3 फर्नीचर जो है, मान लेते हैं कि ए बी एंड सी आर 3 फर्नीचर्स। ठीक है, हम मान सकते हैं, ठीक है, ये 3 फर्नीचर्स है। बेसिकली क्या कह रहा है, तो तीनों का जो एवरेज है ना, मतलब रुपीस का, मतलब कि जो तीनों फर्नीचर का, लेट्स से फर्नीचर में ए टेबल हो गया, टेबल हो सकता है, बी चेयर हो सकता है, सी कोई और फर्नीचर हो सकता है, सोफा हो सकता है। ठीक है, तो ये जितने में आया, मान लो टेबल कुछ दाम में आया होगा, बी चेयर कुछ दाम में किसी रेट पे आया होगा, तो तीनों का रेट मिला के एवरेज जो आया है वो आया है 15,000। ठीक है, इफ देयर प्राइसेस आर इन द रेशियो 3:5:7, इनके जो प्राइसेस का रेशियो है वो 357 है, तो हम मान सकते हैं कि ए का प्राइस कितना होगा? लेट्स से 3x। बी का प्राइस कितना होगा? 5x, क्योंकि रेशियो में है, रेशियो में कॉमन फैक्टर ही होगा जो तीनों में होगा। ठीक है, ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ए का प्राइस 3x है, बी का प्राइस 5x है, सी का प्राइस 7x है, ये डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 15,000। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। 7×3 = 10, 5×15, 15×3 = 45,000। नथिंग बट x इज इक्वल टू 3,000।
यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब द प्राइस ऑफ चीपेस्ट राइट नाउ, चीपेस्ट सबसे सस्ता कौन है, अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 3 इंटू 3000, नथिंग बट 9000, 5 इंटू 3000, 15,000, 7 इंटू 3000, 7 3 21,000। चीपेस्ट में सबसे सस्ता कौन सा है, 9000, ऑप्शन आंसर 9000। क्लियर, यहाँ पे हम x की वैल्यू जो है 3000 पुट किए हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये ऑफ 3 नंबर सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट, कोई 3 नंबर है, लेट्स से a b c आर 3 नंबर्स, ठीक है। सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट, बेसिकली b जो है ट्वाइस है a के, ये कह रहा है पहला, एंड इज ऑल्सो थ्राइस द थर्ड, मतलब ये जो है b जो ट्वाइस के, तो b जो है वो 3c के भी इक्वल है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 44, अब जो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 जो है, ये जो है 44 है, तो लार्जेस्ट नंबर क्या है, कुछ नहीं, इसमें कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, सबको एक वेरिएबल में ले आओ, चाहे तो सबको ए में ले आओ, बी में ले आओ, क्योंकि सॉल्व करने के लिए तो एक वेरिएबल तो चाहिए होगा ना हमको, सबको एक वेरिएबल में, मान लो लेट्स से b इज इक्वल टू 2 है, तो सबको b के फॉर्म में ले आओ, ठीक है, सबको b के फॉर्म में ले आओ, तो ए यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, b इज इक्वल टू 2 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी b बाई 2, ठीक है, यहाँ पे हम a की वैल्यू b बाई 2 पुट कर देंगे, प्लस b, प्लस c की वैल्यू क्या आएगी b बाई 3, ठीक है, तुम किसी भी एक वेरिएबल में ले आओ, वहां से आंसर आ जाएगा। मेरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है, सी में भी करते नहीं, ए में करते शायद हो जाए, ठीक है कोई बात नहीं, तो b बाई 2 प्लस b बाई 3, ये कितना आ जाएगा, 3b प्लस 6b प्लस 2b, बेसिकली 6 3 9 प्लस 11b बाई 6, ठीक है, यहाँ पुट कर दो 11b बाई 6, ये 1/3 इज इक्वल टू, ये है 44, 11 से कैंसिल हुआ 4 टाइम्स में, ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 3 18 इंटू 4, 18 4 72, b की वैल्यू आ गई 72, क्या कह रहा हो व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, b की वैल्यू आ गई 72, यही लार्जेस्ट होगा, क्योंकि बाकी जो a की वैल्यू क्या है b बाई 2 b बाई 3, b से तो कमी है ना सारी, b बाई 2 है, c की वैल्यू b बाई 3, यही लार्जेस्ट होगा, b इज इक्वल टू 72, ठीक है। ये देखते हैं, एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज 60, 11 ऑब्जर्वेशन इज 60, ठीक है, बेसिकली x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x11, ये जो आ रहा है ये आ रहा है 60, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज 58, मतलब कि फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन का एवरेज जो है 58, मतलब क्या करा जा रहा है कि x1 प्लस x2 ये प्लस x5, ये 5 जो है ये है 58, ठीक है, एंड दैट ऑफ लास्ट 5 का मतलब क्या हो गया, 11 ऑब्जर्वेशन है ना, मतलब 6 से, मतलब कि x7 प्लस x8 x9 x10 प्लस x11, भाई ये भी 5 है, 5 ही तो आइटम है ना, लास्ट 5 का है 56, अब सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन बेसिकली पूछ रहे हैं, बचा कौन सा, सिक्स्थ बचा, और यही पूछ रहा है, कुछ इसमें करना है, कुछ नहीं करना है, x1 प्लस x2, यहाँ पे सम निकाल लो x5 तक का, फर्स्ट 5 तक का सम निकाल लो, क्या आएगा, नथिंग बट 58 इंटू 5, दैट इज 8 5 40, 5 5 25, 4 290, ठीक है, यहाँ से लास्ट 5 का सम निकाल दो, दैट इज x7 प्लस x8 प्लस x9 प्लस x10 प्लस x11, ये कितना है 56 इंटू 5, 6 5 30, 280, और इस दोनों को इसमें पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा x1 प्लस x3 प्लस ये 290 प्लस x6 प्लस यहाँ x7 से x11 तक आ गया 280, ये कितना हो गया 60 इंटू 11, 290 प्लस 280,
दैट इज 660। अब x6 सॉल्व कर लो। 660 माइनस 570 दैट इज 90 आंसर आएगा। क्लियर, इजी। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।